हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स। और आज का हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी से ही रिलेटेड रहेगा, भारतीय राज्य क्षेत्र का एकीकरण एवं पुनर्गठन। फ्रेंड्स, इसका पार्ट फर्स्ट आ चुका है, जिसके अंतर्गत हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस किए थे, कुछ रूपरेखा वगैरह देखी थी कि इसे हमें किस तरह से पढ़ना है। आप इससे पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद में ये पार्ट सेकंड देखना। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट की ब्रीफिंग देख लेते हैं, ताकि हमें लिंक बनाने में थोड़ी सुविधा हो सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य क्षेत्र का एकीकरण एवं पुनर्गठन के अंतर्गत हमने पार्ट फर्स्ट में एकीकरण के बारे में जाना कि एकीकरण क्या होता है। हमने पुनर्गठन के बारे में जाना कि पुनर्गठन किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में हमने देखा। हमने रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था फ्रेंड्स कि भारत का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी को हम 4 भागों में विभक्त करते हुए पढ़ेंगे। देसी रियासतों का भारत में विलय, सेकेंड हम पढ़ेंगे यूरोपीय प्रांत का भारत में विलय, थर्ड है अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय, और फोर्थ है राज्यों का पुनर्गठन। सो फ्रेंड्स, देसी रियासतों का भारत में विलय, इसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ डिस्कशन किया था इसके बारे में कि किस तरह देसी रियासतें, जिनकी संख्या लगभग 565 थी स्वतंत्रता से पूर्व, उन्हें कैसे भारत में विलय किया गया, क्या क्या समस्याएं आई उस टाइम, क्या क्या कंडीशंस बनी थी, है ना। कितनी समस्याओं के बाद में या उलझनों के बाद में देसी रियासतों का भारत में विलय किया गया। और आज जो हम स्वरूप देख रहे हैं भारत का, जो आज हम भारत का मैप देख रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें थी। जैसे कि 3 मुख्य समस्याएं तो क्या क्या थी कि एक तो भारत का डिवीज़न होने वाला था, ठीक है, डिवाइड होने वाला था। पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बनने वाला था भारत से अलग होकर, ठीक है, पाकिस्तान डोमिनियन बनने वाला था। फिर दूसरी चीज़ें थी कि देसी रियासतों को कुछ शर्तें दी गई थी। उन शर्तों के बतौर ही वो भारत का हिस्सा या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते थे या स्वतंत्र रह सकते थे, है ना। इन्हें 3 कंडीशंस दी गई थी जो ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, कि या तो आप पाकिस्तान डोमिनियन में मिलिए, या फिर आप इंडियन डोमिनियन में मिलिए, या फिर आप स्वतंत्र रहिए। 3 कंडीशंस इनके सामने रख दी थी। तो सोचिए फ्रेंड्स, पहले ही समस्या काफ़ी कुछ थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद में इतनी सारी कंडीशंस होना, और उस कंडीशंस में भी भारत का मतलब काफ़ी अनेकता होना, भारत में लोगों में भी धार्मिक रूप से या फिर भाषाई आधार पे या फिर जातिवाद वगैरह जैसी समस्याएं भी उस टाइम पे काफ़ी क्रिटिकल हुआ करती थी। तो इन सभी समस्याओं से लड़ते हुए भी भारत का आज के स्वरूप में आना काफ़ी मुश्किल था फ्रेंड्स। काफ़ी समस्याएं रही होगी, हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, उसके बारे में हमने देखा था देसी रियासतों के अंतर्गत, ठीक है। और हमने ये जाना था कि देसी रियासतों का जब भारत में विलय होने वाला था, तो रियासत मंत्रालय का गठन किया गया इससे रिलेटेड, कि हमें देसी रियासतों का विलय भारत में ही नहीं, जिसमें भी वो जाना चाहे, ठीक है, लेकिन भारत में अगर विलय होती है तो उसके लिए भारतीय जो कैबिनेट बना था उस टाइम का, उनके द्वारा रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था। कब? जून 1947 में किया गया था, जिसके प्रमुख कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन। फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देसी रियासतों के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी योगदान रहा। यदि आज मैक्सिमम रियासतें, है ना, लगभग सारी रियासतें ही भारत में विलय हो गई थी, तो सारी रियासतों का भारत में विलय होने का प्रमुख जो अगर योगदान दिया या फिर महत्व दिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के बल पे कई रियासतों को भारत में विलय किया। कई नहीं, सारी ही रियासतों को भारत में विलय कर लिया था। कम से कम 565 रियासतें थी फ्रेंड्स, तो 562 रियासतें तो भारत के साथ में विलय होने के लिए राजी हो ही गई थी, इनकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के कारण। और उनकी कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस भी ऐसी थी रियासतों की कि उन्हें भारत में विलय ही होना, उनके पास एक ऑप्शन था। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कशन भी किया था इस बारे में कि उनके पास 3 शर्तें थी। चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती थी, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता को न अपनाते हुए भारत डोमिनियन, इंडियन डोमिनियन में मिलना क्यों चाहा। हमने पार्ट फर्स्ट में इसके बारे में डिस्कशन किया है फ्रेंड्स, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं ये चीज़ें। सो फ्रेंड्स, 3 रियासतें मुख्य जो थी वो बच गई थी,
उनमें काफ़ी समस्याएं आ रही थी भारत में विलय करने के लिए उसे, और भारत में ही नहीं, वो अपना निर्णय ही नहीं ले पा रही थी 15 अगस्त 1947 तक, जबकि ब्रिटिश प्रांत ने ये कंडीशन रखी थी कि आपको 15 अगस्त 1947 तक ये निर्णय ले लेना है कि आपको पाकिस्तान डोमिनियन के साथ में मिलना है या इंडियन डोमिनियन के साथ में मिलना है या फिर आपको स्वतंत्र रहना है। तो वे 3 रियासतें, इनके बारे में हमें जानना था, उनके बारे में आज हमें पार्ट सेकंड में डिस्कस करना है। सो वे रियासतें कौन कौन सी थी? वे थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या समस्या थी। सो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के जो शासक थे उस टाइम के महाराजा हरी सिंह थे, और जो कि हिंदू संप्रदाय को बिलोंग करते थे, और यहाँ की जो जनता थी फ्रेंड्स, जो बहुसंख्यक जो संप्रदाय था वो मुस्लिम संप्रदाय था यहाँ पे। सो समस्या थी यहीं पे थोड़ी सी उत्पन्न हो रही थी कि जो पाकिस्तान डोमिनियन है वो जम्मू कश्मीर को अपने साथ विलय करना चाहता था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरी सिंह, वो अपनी रियासत को प्रभुसत्ता के आधार पे, अपनी प्रभुसत्ता को बचाए रखने के लिए वे उसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। उन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था कि वे उसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। चूँकि कंडीशन तो ये थी कि 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने ये चीज़ें क्लियर नहीं की थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद में जब उन्होंने फैसला लिया तो उन्होंने ये चाहा कि हमारी प्रभुसत्ता को हम जीवित रखना चाहते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर रियासत को हम स्वतंत्र रूप से रखना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो प्रस्ताव है ये उन्होंने पाकिस्तान डोमिनियन को भी दिया, इंडियन डोमिनियन के पास भी ये प्रस्ताव आया। इंडियन डोमिनियन ने इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन पाकिस्तान डोमिनियन ने इसे एक अवसर की तरह देखा। फ्रेंड्स, ये रियलिटी है, इसमें कोई वाद विवाद वाली चीज़ नहीं है कि पाकिस्तानी बुरे होते हैं। ये इन चीज़ों को आप परे रखना है ना, यहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है। सो पाकिस्तान डोमिनियन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। क्या चाहा उन्होंने ये चाहा कि जम्मू कश्मीर रियासत वे चाहते थे, क्योंकि ये जो फाइनेंशियली ये जो रियासत है ये काफ़ी मजबूत रियासत है फ्रेंड्स, यहाँ से फाइनेंस काफ़ी कुछ जनरेट होता है। सो कोई भी देश यही चाहेगा ना अपने देश की उन्नति के लिए कि ये चीज़ें हमारी तरफ आए, ताकि हमारी प्रजा के लिए हम और बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकें। फाइनेंस की सहायता से ही कोई देश उन्नति करता है फ्रेंड्स। सो महाराजा हरी सिंह इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन इसीलिए उन्होंने दोनों डोमिनियंस को अपने प्रस्ताव भेजे थे। लेकिन जो पाकिस्तान डोमिनियन थी वो इसे एक अवसर के रूप में देख रही थी, वो एक दबाव बना रही थी किस पे, महाराजा हरी सिंह के ऊपर एक दबाव बना रही थी कि वे जम्मू कश्मीर जो रियासत है उसे पाकिस्तान में विलय करें। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की जैसे कि जो नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी, है ना, लोगों की, जैसे कि कुछ असेंशियल गुड्स वगैरह होते हैं जिनकी सप्लाई पाकिस्तान से होती थी, उन्हें रोक दिया गया, है ना, ताकि एक दबाव क्रिएट हो महाराजा हरी सिंह पे, और वो पाकिस्तान से कुछ ना कुछ बातें करें, संधि करें, और जम्मू कश्मीर रियासत को उनमें उस डोमिनियन में मिलाए। लेकिन महाराजा अति तो तब हो गई थी फ्रेंड्स, लेकिन अति जब कब हुई थी? अति 22 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 22 अक्टूबर 1947 को अति क्या हो गई थी कि पाकिस्तान के जो कर्नल थे अकबर खान, है ना, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था गुलमर्ग, ऑपरेशन गुलमर्ग जिससे नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन गुलमर्ग के अंतर्गत फ्रेंड्स इनका मेन मकसद क्या था कि जम्मू कश्मीर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना, कैसे भी करके, चाहे तो हमला करके उस टेरिटरी को पे कब्जा कर लेना या किसी भी तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन गुलमर्ग के अंतर्गत कर्नल अकबर खान ने जो कबायली लोग थे, है ना, छापामार वगैरह इस टाइप के लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्हें भड़का कर जम्मू कश्मीर में आक्रमण करवाया, हमला करवाया, ताकि महाराजा हरी सिंह पाकिस्तान डोमिनियन के पास हेल्प लेने के लिए आए और वो कुछ शर्तें रखें और जम्मू कश्मीर को हथिया लें। लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या फ्रेंड्स, महाराजा हरी सिंह इंडियन डोमिनियन के पास गए और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताई, और इस समस्या का निराकरण करते हुए इंडियन डोमिनियन ने उनसे ये कहा कि हम आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय करेंगे, क्योंकि तभी हम इस मामले में इंटरफेयर कर सकते, नहीं तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते इसके बगैर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति में, देखिए 22 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था कि ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया गया था, है ना, और हमला हुआ था, ऑपरेशन
गुलमर्ग। किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था पाकिस्तान डोमिनियन के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान डोमिनियन के द्वारा चलाया गया था ये। फिर 24 अक्टूबर, डेट्स याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1947 को क्या होता है कि महाराजा हरी सिंह हेल्प लेने के लिए किसके पास आते हैं? इंडियन डोमिनियन के पास आते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, इंडियन डोमिनियन के पास में आते हैं। और 26 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति में रक्षा समिति का गठन किया जाता है इंडियन डोमिनियन में। रक्षा समिति का गठन होता है। ठीक है, और इसी डेट पे एक विलय पत्र साइन किया जाता है। किसके द्वारा? महाराजा हरी सिंह द्वारा विलय पत्र हस्ताक्षर होते हैं महाराजा हरी सिंह द्वारा, और जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय किया जाता है इस तरह। इसीलिए इंडिया दावा करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये विलय पत्र में हस्ताक्षर हो चुके थे महाराजा हरी सिंह के द्वारा। ठीक है, तो रक्षा समिति का गठन किया जाता है, और फिर जब ये विलय पत्र साइन हो जाते हैं, उसके बाद में जो इंडिया की फोर्सेस है उसे भेजा जाता है जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। और इंडियन फोर्स जम्मू कश्मीर के 2/3 भाग को, लगभग काफ़ी पार्ट को वापस विजित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्हें विजय हासिल होती है, विजित कर लेते हैं, लेकिन 1/3 पार्ट जो रहता है अब भी किसके पास रहता है? वो पाकिस्तान के पास में कब्जे में रहता है, पाकिस्तान के कब्जे में रहता है। ठीक है, इसे जीतना बाकी रहता है। सो फ्रेंड्स, इस टाइम पे क्या हुआ था कि कंडीशंस काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तो तात्कालीन जो भी इंडियन डोमिनियन के जो कर्ता धर्ता था कह सकते हैं हम, या फिर कैबिनेट जो मंत्रालय था उस टाइम का निर्मित, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें इस मामले को लेकर कहाँ पे जाना चाहिए? यूएनओ में जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यूएनओ से आप अवगत ही होंगे। तो ये लोग कब गए थे? 31 दिसंबर 1947 को इंडिया जाता है यूएनओ के पास। यूएनओ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शांति और सुरक्षा से रिलेटेड जो मामले होते हैं उन्हें सुलझाया जाता है सभी राष्ट्रों को, है ना, जो यूएनओ के सदस्य होते हैं उन राष्ट्रों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 31 दिसंबर 1947 को कहाँ जाया जाता है? इंडियन डोमिनियन के द्वारा यूएनओ में जाया जाता है। और यूएनओ का फैसला 1 जनवरी 1949 को आता है। इस मामले से रिलेटेड, इस अफेयर से रिलेटेड इस मामले से रिलेटेड जो फैसला है वो कब आता है? यूएनओ का 1 जनवरी 1949 को आता है। यूएनओ क्या फैसला देता है? यूएनओ ये फैसला देता है कि जो भी फोर्सेस पाकिस्तान डोमिनियन की या इंडियन डोमिनियन की फोर्सेस जो है जहाँ पर हैं, जिस मोर्चे पे वे वहीं रहें, वहीं से एक सीमा रेखा बनाई जाएगी, जिस सीमा रेखा को LOC कहा जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। और वहीं से वो पार्ट, मतलब आज भी वही पार्ट क्या है? विवादित पार्ट है फ्रेंड्स, है ना। तो वहाँ से एक LOC लाइन खींच दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा और हम डिटेल में समझ लेते हैं किस तरह से, जैसे कि ये वाला मैप में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये जम्मू कश्मीर है फ्रेंड्स, है ना, सभी को पता ही होगा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। अब यहाँ पे सपोज इतना जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट 2/3 हिस्सा था जो कि इंडियन डोमिनियन ने इसे वापस ले लिया था, जीत लिया था। और इतना हिस्सा बच चुका था, ये वाला हिस्सा बच चुका था, जिसे वर्तमान में हम POK के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? POK के नाम से जानते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है इसे, ना, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स,
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से इस वाले पार्ट को जाना जाता है। और ये जो लाइन बनी थी जो कि यूएनओ द्वारा तय की गई थी, इस लाइन को कहा जाता है एलओसी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एलओसी कहा जाता है। किसके द्वारा निर्णित की गई थी? ये की गई थी यूएनओ द्वारा। क्या कहा गया था कि जो भी फोर्सेस जहाँ जहाँ पे है, जिन जिन मोर्चों पे है, बस वहीं पे रहे, उससे आगे ना बढ़े, और वहाँ से एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींची जाती है और उनकी सीमा रेखा तय की गई यहाँ पे। तो इस लाइन को क्या कहा गया? इसे कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आज भी विवादित है, आज भी यहाँ पे काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ होती रहती है। तो ये चीज़ें थी जम्मू कश्मीर की से रिलेटेड। ठीक है, ये पीओके बन गया और ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाला पार्ट है हमारा जम्मू कश्मीर का, हमारे पास ही है, जो कि पाकिस्तान द्वारा इसे आईओके कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स अनुच्छेद 370 वगैरह जो अस्थायी संविधान सभा में कुछ निर्णय भी लिए गए जम्मू कश्मीर के को मद्देनज़र रखते हुए, है ना, क्योंकि जो विलय पत्र जो साइन हुआ था वो सशर्त हुआ था फ्रेंड्स। तो अस्थायी रूप से कुछ नियम भी बनाए गए थे जो कि कुछ सालों पूर्व काफ़ी चर्चित रहा था अनुच्छेद 370। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में आ सकता है क्योंकि करंट टॉपिक है वो। सो फ्रेंड्स, इस तरह जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो भारत में विलय हो गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या थी? ये डेट्स थी कि 22 अक्टूबर में ऑपरेशन गुलमर्ग हुआ, 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह हेल्प लेने के लिए इंडियन डोमिनियन के पास आते हैं। उसके बाद 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें एक रक्षा समिति का गठन किया जाता है। रक्षा समिति के गठन में ये फैसला लिया जाता है कि हम जम्मू कश्मीर पर को हेल्प करेंगे और इस जम्मू कश्मीर को इंडियन डोमिनियन द्वारा हेल्प की जाती है और 2/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का विजित कर लिया जाता है, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास बचता है। उसके बाद में 31 दिसंबर 1947 को तात्कालिक जो कैबिनेट है हमारा, उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि हमें यूएनओ में जाना चाहिए। यूएनओ में जाया जाता है और यूएनओ से फैसला आता है 1 जनवरी 1949 को, जिसके अंतर्गत एलओसी का निर्माण होता है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्माण होता है। उसके बाद में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है तो कई नियम लागू होते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, कई अनुच्छेद बनते हैं। ठीक है, जिसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 370 जो कि अस्थायी था, जो कि कैसा अनुच्छेद था? अस्थायी था, जिस पे हाल ही में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद 370 और कैसा था ये अस्थायी था। ठीक है, जिसे हटा दिया गया है अभी। और कब बना था ये? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तभी से ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई हो गया था। तो ये हो गई हमारी जम्मू कश्मीर समस्या पे बात। इसमें अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जूनागढ़ रियासत के बारे में। सो फ्रेंड, जूनागढ़ रियासत ये थी, ये गुजरात टेरिटरी के अंतर्गत आती, जो वर्तमान स्टेट है ना गुजरात का, उसके अंतर्गत आती थी जूनागढ़ रियासत। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंडीशंस थी ये बिल्कुल विपरीत थी जम्मू कश्मीर के। विपरीत कैसे थी? कि यहाँ के जो नवाब थे वो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते थे और यहाँ की जो मैक्सिमम जनता थी वो हिंदू संप्रदाय से रिलेट करती थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ जूनागढ़ रियासत के जो शासक थे, जो नवाब थे, वो चाहते थे पाकिस्तान डोमिनियन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन और पाकिस्तान डोमिनियन की तरफ फुल्ली तरीके से वो जाना भी नहीं चाहते थे, मतलब निर्णय ले भी नहीं पा रहे थे। 15 अगस्त 1947 के बाद तक वो निर्णय ले भी नहीं पा रहे थे सही ढंग से। सो जनता को ये लगा कि शायद हो सकता है नवाब पाकिस्तान डोमिनियन में मिलना चाहते हों, लेकिन वहाँ की जो जनता थी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। वो भारत इंडियन डोमिनियन के साथ में मिलना चाहती थी, भारत देश के साथ में मिलना चाहती थी। सो वहाँ की जनता ने क्या किया? वहाँ पे विद्रोह कर दिया और विद्रोह से डर कर नवाब मोहम्मद महाबत खान जी, जो कि उस टाइम पे जूनागढ़ के शासक थे, वे पाकिस्तान चले गए और जनमत संग्रह के आधार पर क्या हुआ? जनवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया और उस विलय पत्र पे हस्ताक्षर किसने किए? उस समय जो दीवान थे जूनागढ़ रियासत के, शाह नवाज भुट्टो, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे विलय पत्र पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जूनागढ़ जो रियासत थी वो कैसे? जनमत संग्रह के द्वारा जनवरी 1948 में भारत में विलय हो गई थी। इसके शासक कौन थे उस टाइम पे? नवाब मोहम्मद महाबत खान जी। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शासक वगैरह जितनी भी डेट्स वगैरह मैंने बताई सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 1948 को ऐसे जूनागढ़ रियासत भारत में विलय हो जाती है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद रियासत के बारे में। हैदराबाद रियासत में भी कंडीशन जूनागढ़ रियासत की तरह ही थे। यहाँ के जो शासक थे वे थे निज़ाम मीर उस्मान अली
और यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता थी वो हिंदू संप्रदाय से बिलोंग करती थी फ्रेंड्स। सो निज़ाम मीर उस्मान अली चाहते थे हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र रखना। क्या चाहते थे फ्रेंड्स? स्वतंत्र रखना चाहते थे, क्योंकि आपने जो आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की लोकेशन देखी होगी, मैं आपको एक इमेज शेयर कर दूँगी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जो हैदराबाद है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के बीच में ही है ना। वो कहीं से भी पाकिस्तान में मिले भी तो बहुत कुछ भौगोलिक जो सिचुएशंस थी वो उनके पक्ष में नहीं थी फ्रेंड्स। तो हैदराबाद रियासत को क्या चाहते थे? स्वतंत्र रखना चाहते थे, और पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से इसकी हेल्प कर रहा था। किसकी? हैदराबाद रियासत की हेल्प कर रहा था, निज़ाम मीर उस्मान अली की हेल्प कर रहा था कि आप स्वतंत्र ही रखो, भड़का रहा था ये वो, आपको भारत में मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो, इस टाइप से चीज़ें थी। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो जन्म संग्रह था, जो जनता थी वो क्या चाहती थी? जन्म संग्रह वो इंडियन डोमिनियन में मिलना चाहती थी। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ क्या था कि जो सैन्य संगठन वगैरह था वो इनके पक्ष में ही था। सो जो एक कट्टरपंथी नेता थे, नेता कासिम रिजवी, है ना। नेता कासिम रिजवी एक कट्टरपंथी नेता थे जो कि सैन्य संगठन को जनता पर अत्याचार करने के लिए क्या कर रहे थे? उकसा रहे थे। और सैन्य संगठन कर भी रहा था यही चीज़ें कि जो वहाँ के जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे उन पे काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, काफ़ी जुल्म हो रहे थे। और ये चीज़ें सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑपरेशन पोलो लागू किया हैदराबाद में, और इसमें उन्होंने जनमत संग्रह के आधार पे ही कह सकते हैं, वैसे तो ऑपरेशन पोलो लागू किया और वहाँ की जनता को बचाया उन किन से? कट्टरपंथी नेता कासिम रिजवी और मुस्लिम सैन्य संगठन से, और हैदराबाद को क्या किया? विजित किया, है ना। और यहाँ पे फिर जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर लिया गया। कब कर लिया गया? सितंबर 1948 को। देखिए, जनवरी 1948 को जूनागढ़ को, और उसके बाद में सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भी भारत में विलय कर लिया गया। इस तरह ये तीनों देशी रियासतों की क्या हो गई? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और ये भारत में विलय हो गए और भारत का अंग बन गए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने पढ़ लिया, देशी रियासतें अब खत्म हो गई है। अब हमें सेकंड पढ़ना है, यूरोपीय प्रांतों का भारत में विलय कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज वगैरह हो या कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके आंसर दिए जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए और लेकर आ सकूं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, करंट टॉपिक्स वगैरह, उन पे भी वीडियो बना सकूं फ्रेंड्स। तो आप चैनल को अपना प्यार दीजिए बहुत सारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।